हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 जो आज हुआ है 31 जनवरी 2021 को, उसका हम आंसर की यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन देखें तो दोस्तों जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट है, विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो दिया है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन था और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया होगा क्योंकि उन्होंने समझ लिया होगा कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर देंगे। अब सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी क्या है, अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण है वो दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का यहाँ पे दूसरा जो है इनकरेक्ट है, मतलब ये सही है और दूसरे का जो है पहला ऑप्शन और पहले का चौथा। चलिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन होते हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये कैसे आ गया 5वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ डिस्टर्ब थी। देखते हैं, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए छठा क्वेश्चन लेते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है और इसका प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन लेते हैं, शर्मिंदगी, सेम को यहाँ पे डिफाइन करना है। शर्मिंदगी क्या है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसका चौथा ऑप्शन एकदम से करेक्ट है दोस्तों, 8वें का चौथा। चलिए अब 9वां क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन क्या स्क्रीन पर है आपके। यहाँ पर बताया जा रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में दोस्तों क्या करना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन करेक्ट है। 10वां है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। 10वां क्वेश्चन है तो इसका योग्यता सुधार्य है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है, योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ठीक है। 11वां लेते हैं, कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो 11वें का जो दूसरा है, इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण और संवाद, ये एकदम सही है। चलिए 12वां क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, कि यहाँ पर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो बढ़िया अधिगम होगा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, बढ़िया होगा। सूचनाएं अगर अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएंगी तो अधिगम में कठिनाई होगी। देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर मॉडरेट वाला जो ऑप्शन है, संतुलित उत्तेजना
और कोई भय नहीं, ये सर्वोत्तम अवस्था होती। 13वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 14वां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन दर्शाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ये स्वनियमन, ठीक है। अगला है 16वां, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जो आपका ये ऑप्शन है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर ये एकदम से करेक्ट है। चलिए 17वां क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ी सी पीडीएफ दोस्तों डिस्टर्ब है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है दोस्तों? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। जो चौथा ऑप्शन है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा 17वें का। 18वां क्वेश्चन लेते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़वादिता को यह दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि क्या लड़के नहीं रो सकते, लड़कियां ही उनके किस्मत में रोना है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो 18वां का ये। 19वां हो जाएगा, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो पहला ऑप्शन है एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 19 के बाद फिर से मुझे ऊपर चलिए आ चुके हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को ये दर्शाता है? 20वां क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब देखें तो ये कन्वेंशनल है, प्रथागत है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 21वां लेते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोशलाइजेशन में तो स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये एकदम करेक्ट है। विद्यालय जो है द्वितीयक होता है सामाजिकरण का, और प्राथमिक क्या होता है? वो परिवार होता है। चलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? 22वां क्वेश्चन है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेज, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, इस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है 22वें का। चलिए 23वां क्वेश्चन लेंगे अब। चलिए दोस्तों मिल चुका है, बड़ी मुश्किल से मिला। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? एबिलिटी टू कंजर्व एंड, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ब्लर है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक यहाँ पे चौथा करेक्ट होना चाहिए। विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन इन थॉट्स। जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण यही होना चाहिए। 24वां है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट है, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है दोस्तों। 24वें का दूसरा है। 25वां, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? लेओ वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ इन विच ऑफ द लर्निंग प्रोसेस? मोटिवेशन, इक्विलिब्रिएशन, कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो है 25वें का आपका तीसरा कल्चरल टूल्स,
लेवाइगात्स्की का सामाजिक, भाई सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देगा ही। 26वां है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं, तो ये इस स्कीमा के रूप में, मनोबंध के रूप में। 26वें का दूसरा। चलिए 27वां लेते हैं दोस्तों, फिर नीचे जाना होगा। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाना चाहिए दोस्तों? 27वें का जो सही जवाब होगा वो दूसरा है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ये 27वां, यही तो है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो यहाँ पर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये एकदम सही वर्ड होगा। 29वां है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहले दोस्तों देखा जाए तो सेंसरी, फिर कंक्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, सांवेदिक मूर्त, फिर लास्टली अमूर्त। फिर है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए इसे महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। ऑफिशियल जो आंसर की होगी उससे एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज यही रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहता है तो अन्य सेक्टर्स का जो पार्ट हैं उनके आंसर की को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यहीं पर वीडियो को ख़त्म करेंगे।